नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। बालासोर में रेल हादसे को 45 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पिछले 40 घंटे से घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव से लेकर रेल ट्रैक को सुचारू करने के काम में जुटे हैं। इन सबके बीच करीब 1.5 दिन बाद सरकार ने यह बताया कि हादसे के पीछे सिग्नलिंग सिस्टम में गड़बड़ी बड़ी वजह हो सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दोषियों की पहचान हो गई है, लेकिन जांच के बाद ही नामों का खुलासा किया जाएगा। इन सब के बीच आज रेल मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हादसे के बारे में डिटेल जानकारी दी, जिसके मुताबिक गलत सिग्नल की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर उतर गई, जो आगे उसी लूप लाइन पर खड़ी लोहे से लदी एक मालगाड़ी से टकरा गई। रेल मंत्रालय के मुताबिक इस टक्कर में कोरोमंडल के कुछ डिब्बे दूसरी दिशा में दूसरी लाइन पर जा रही यशवंतपुर ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों से भी टकरा गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भले ही घटनास्थल पर रुककर अपने काम में जुटे हों, लेकिन इस पर सियासत तो दौड़ लगा रही है। कांग्रेस ने हादसे पर केंद्र सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। पूछा है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या रेल मंत्री इस्तीफा देंगे या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। कांग्रेस ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए भी हादसे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सवाल यह है कि क्या अभी सियासत का वक्त है या फिर हालात को सुधारने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हम इस मोमेंट में राजनीतिक भाषा पे बोलना नहीं चाहते हैं। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। रेलवे की इंक्वायरी को पूरा आ जाने दीजिए। आज हम राजनीतिक भाषा में बात नहीं करना चाहते। जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे को जानकारी है। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है, वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। जब वो बता रहे हैं कि ये सिग्नलिंग जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है इसमें खोट है, अगर जल्दी ही इस खोट को दूर नहीं किया जाए तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। 9 फरवरी को ये रिपोर्ट सर्कुलेट हुई। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई। मैं आपके पास जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं वो दिखाएगा कि इसमें कसूरवार सीधी सरकार और मोदी सरकार। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राजनीतिक दलों को ना इस पे कोई राजनीति करनी चाहिए कि देश के सामने एक ऐसी दुर्घटना घटी जहां पे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। सरकार को जो कदम उठाने थे उठाए हैं और आगे भी जो उठाने थे वो भी उठाए हैं। नैतिकता का तकाजा है। देश का सबसे बड़ा ये हादसा है, सबसे बड़ी दुर्घटना है। इस पर तो जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए रेल मंत्री। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है। दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आलोक जी, स्वागत आपका। हमारे साथ A.K. वाजपेयी हैं, जो प्रवक्ता हैं LJPR के। बहुत बहुत स्वागत वाजपेयी साहब आपका। D.K. दुबे इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दुबे साहब, स्वागत आपका। V.K. दत्त जी इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व MD एडिशनल मेंबर है रेलवे बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत आपका दत्त साहब। हमारे साथ चितरंजन गगन साहब हैं, प्रवक्ता हैं RJD के। बहुत बहुत स्वागत गगन जी आपका भी। और ग्राउंड जीरो से इस वक्त शिवांगी ठाकुर
हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम शिवांगी के पास ही चलेंगे। शिवांगी, इस वक्त क्योंकि जो मुख्य सचिव है उनका यह कहना था कि 275 है मौत का आंकड़ा, कुछ डेड बॉडीज को 2 बार गिना गया, मौजूदा हालात क्या हैं और किस तरह से घायलों तक मदद पहुंचाई जा रही है? बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पहुंचे थे। देखिए, साफ तौर पर राम, आंकड़ों में फेरबदल करने से या आंकड़े बढ़ने और कम होने से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो वापस नहीं लौटेंगे, जिन परिजनों ने अपने परिवार वालों को खोया है वो वापस नहीं लौटेंगे। और अस्पताल में इस वक्त, बालासोर अस्पताल में हमारी मौजूदगी आपको अभी भी बता दें कि तमाम वो परिजन अपने अपनों को ढूंढने आ रहे हैं। सबसे मुश्किल की बात ये हो रही है कि कोई किसी को ढूंढ नहीं पा रहा है। जो डेड बॉडीज हैं वो कुछ ऐसी अवस्था में मिले हैं कि उनकी शिनाख्त कर पाना भी बहुत मुश्किल है। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बहानगर जो रेलवे स्टेशन है उसके सुपरिटेंडेंट से भी पूछताछ चल रही है, कैसे ये बड़ी गड़बड़ी हुई। देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये मैन मेड गड़बड़ी है, टेक्निकल ग्लिच नहीं है। और इतना बड़ा, अगर हम कहें, एक लापरवाही हमने यहाँ पर देखा किस तरह से, और लापरवाही के बाद सैकड़ों लोगों की जान गई। रेलवे अपनी ओर से कह रहा है कि जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, हमने उसे ढूंढ निकाला है और जल्दी उस बात का खुलासा भी कर लेंगे। लेकिन आप देखिए, राजनीतिक दल एक मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं इतने बड़े गंभीर मुद्दे को, इतने बड़े हादसे को, दर्दनाक हादसे पर राजनीतिक रोटियां सेकने की। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो बीजेपी के तमाम नेता हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ भी जारी है। लेकिन अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएं, अभी भी जो परिजन है वो अपने अपनों को ढूंढने यहाँ आ रहे हैं, मिसिंग रिपोर्ट यहाँ लिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ढूंढ पाए। शव बरामद अगर हुए तो वो मिल जाए, घायल है तो वो पता चल जाए, कहाँ है कम से कम ये खबर तो लगे। ठीक है, अब इसमें दो पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। एक मानवीय पहलू है, एक जांच का पहलू है। जब तक आधिकारिक जांच रिपोर्ट ना आ जाए तब तक किसी को कसूरवार आप कैसे ठहरा दें। और दूसरा पहलू जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ठीक है, आप ये कह दीजिए कि राजनीति ना की जाए, लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं वो ना पूछे जाएं, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए और ना ही ये हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त AK वाजपेयी साहब हैं, मैं उनके पास चलता हूं। वाजपेयी साहब, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सिग्नल में दिक्कत थी, वो एक रिपोर्ट दिखा रहे थे पवन खेड़ा कि पुरानी रिपोर्ट है, संज्ञान नहीं लिया गया, और जब संज्ञान नहीं लेंगे तो फिर तो दिक्कत होगी। ऐसा है कि सबसे पहले परिवारों को, दुखित परिवारों को श्रद्धांजलि, संवेदनाएं, और शब्द ही नहीं है। एक्चुअली इतना बड़ा हादसा है कि इसमें शब्द नहीं है। और जब हादसा वर्ड यूज किया जाता है तो हादसा कोई जानबूझ के तो होता नहीं है, नंबर 1। और ये जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ह्यूमन एरर है जी, तो ह्यूमन एरर है तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये प्रधानमंत्री ने बड़े साफ कहा है। देखिए, ऐसे मामलों में राजनीति करना कहाँ तक उचित है ये भी सोचना होगा। राजनीति करने के बहुत अवसर हैं, करते रहिए, सवाल पूछिए, हम जवाब जरूर देंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त जो मामला है ये राजनीति का नहीं है। लेकिन क्या वाजपेयी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बताई कांग्रेस ने, नहीं है कि देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हादसे पहले हुए जब रेल मंत्री यूपीए के जमाने के थे, तब आप लोग बड़े मुखर होकर प्रश्न करते थे और तब कहते थे कि ये विपक्ष का दायित्व है, हम पूछेंगे। अब वो पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं राजनीति है। नहीं, हमने ये नहीं कह रहे कि ना पूछे, खूब पूछे, दबा के पूछे, वो सवाल पूछे, हम जवाब देंगे। लेकिन हम ये कह रहे 2-4 दिन रुक जाएं, इंक्वायरी रिपोर्ट प्रॉपर आ जान दो। और देखिए, पूरा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। इस सरकार के पार्ट पे कैसी आप जिम्मेवारी डाल दोगे? ये सीधा क्या कर रहे हैं कि जिम्मेवारी डाल रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। भाई ये कैसे पॉसिबल है? मतलब क्या कमियां रही हैं ये तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारा मानना ये, जो मैंने रिसर्च वर्क किया है, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, उसके हिसाब से तो ऐसा लगता नहीं है। 2012 में पहली बारी एक हाई लेवल सेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट आई थी जी, 160 पन्नों की रिपोर्ट थी। और उस रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन थी वो हूबहू सरकार ने 2014 में आते ही लागू करनी शुरू कर दी। और उसी के तहत 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ सुरक्षा के लिए रखा अलग से, और 20,000 रुपए साल खर्च होना था। वो बकायदा करते रहे, 14 से लेके बकायदा करते रहे हर साल। अब धीरे धीरे जब कमियां कम होती गई तो वो पैसा थोड़ा सा कम हुआ है। अब उसको पैसे को बढ़ाया भी जा सकता है। तो हमारा उनकी सरकार की जो रिकमेंडेशंस थी उस जमाने में रेलवे की, उनको आपकी सरकार ने लागू किया। लेकिन फिर भी जो भी दिक्कतें हैं वो जांच रिपोर्ट के बाद ही उस पर कुछ आधिकारिक तौर पर कहा जाएगा। आलोक शर्मा जी, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं क्या सवाल पूछने में? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जल्दबाजी क्या, विपक्ष को तो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। विश्व गुरु की सरकार है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो उन मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है
और धन्यवाद करती है जिन भी लोगों ने रातों रात जिस भी तरह की राहत पहुंचाई जा सकती थी पहुंचाई है। हम उन तमाम एजेंसीज और वहाँ के लोकल लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब बात आती है जल्दबाजी है या लेट है। आज तक पुलवामा का तो पता चला नहीं वो RDX कहाँ से आया। अब लेट है या जल्दबाजी है। मुझे लगता है कि किसानों के ऊपर सवाल पूछ लो तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। चीन घुसकर आ गया तब राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोरोना में हजारों मजदूर मर जाएं तब राजनीति नहीं होनी चाहिए। 300 के करीब अभी लोग जो हैं 288 या जो भी आंकड़ा है इतने लोग मर गए, लेकिन सवाल नहीं पूछना चाहिए। कांग्रेस को तो क्या विपक्ष को मुंह पर पट्टी बांध कर बैठ जानी चाहिए। भूखमरी के इंडेक्स में नीचे चले जाएं तब भी हमें पट्टी बांध कर बैठ जाना चाहिए। गजब सरकार है भाई, ये बड़ी छुई मुई सी सरकार है तो। और आज पवन जी ने बताया, पवन खेड़ा जी ने, कि इसको बड़ा भारी सुरक्षा कवच प्राप्त है, लेकिन काश वो सुरक्षा कवच देश की जनता को भी मिल जाता। लेकिन मुझे लगता है कि रेलवे के यात्रियों से ज्यादा बड़ा सुरक्षा कवच आज ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को मिला हुआ है। और उसमें हम सब दोषी, मीडिया के साथी भी दोषी, कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स थी पहले उन पर कभी चर्चाएं होनी बंद हो गई। पिछले 4-5 वर्षों से हिंदू मुस्लिम की बात करते रहिए, रिया चक्रवर्ती की 10 ग्राम की पुड़िया ढूंढते रहिए। मुझे लगता है कि मूल मुद्दों से जैसे जैसे देश दूर गया है। आलोक शर्मा जी, मैंने आपसे रेलवे पे बात शुरू की और आप दुनिया तमाम की बात करने लगे। अगर आपको वाकई रेलवे, फिर मैंने कहा कि देखिए सवाल पूछने में और राजनीति करने में फर्क होता है। आप सवाल पूछें, जो तकनीकी सवाल आपने पूछे, मैंने कोशिश की कि उसका उत्तर मिले, लेकिन अब जब आप ये मंशा के साथ आए हैं कि नहीं राजनीति ही करनी है, तो फिर और भी विषय हो सकते हैं राजनीति पर, मेरा ख्याल है। अगर आपको रेलवे की खामियों पर, कमियों पर बात करनी तो टू द पॉइंट भी की जा सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया विपक्ष को ये समझाएगा कि कैसे बात करनी है सरकार से और कैसे सरकार के ऊपर सवाल पूछने हैं, तो मुझे लगता है कि फिर मीडिया के ऊपर भी सवाल पूछे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल पूछे जाएंगे। और फिर मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों में जब आपकी सरकार रही तो रेल हादसों में कितने लोगों की जान गई? अब मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जो मैं चीज कह रहा था वो आपने सिद्ध कर दी कि मीडिया बीजेपी का हिस्सा बनकर प्रश्न में सिद्ध कर दिया तो दिक्कत हो गई। मैंने उत्तर सिद्ध करेगा ना कि मैं ठीक कह रहा हूं कि गलत। सुनिए ना भाई, सुनिए ना जी, आप सुनिए तो सही जरा। आप सुनना नहीं चाहते। मैं आपकी बात सुन के ही उत्तर दे रहा हूं और आपसे प्रश्न कर रहा हूं जिसका उत्तर आप नहीं देना चाहते। आप सुनिए, मैं चुप हो जाता हूं भाई, अब मैं चुप हो जाता हूं। तो आलोक शर्मा जी प्रश्न का उत्तर दे दें, इसके बाद आप अपनी बात आगे बढ़ा लें। मैंने पूछा कि 2004 से 14 तक कितने यात्रियों की जान गई रेल हादसों में? मैं समझता हूं, मैं चुप हो जाता हूं। आप हो जाएंगे चुप, सवाल पूछेंगे क्योंकि आप उत्तर दे नहीं सकते इस बात का। कितनी गई? एक मिनट, अरे भाई सुनिए ना, मैं उत्तर नहीं दे सकता भड़वा और गोदी मीडिया का। सुनिए जरा शांति। क्या है, आप 2004 से लेकर 2014 तक कितने यात्रियों की जान गई चर्चा में? ये विषय आप क्या विषय उठा रहे हैं? मैंने ये प्रश्न पूछा बड़ी शालीनता के साथ, कितने लोगों की जान 2004 से 2014 के बीच में गई है? ये आपको प्रश्न नागवार गुजर रहा है? आप यात्रियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो व्यापक चर्चा करें ना। मैं स्वागत करता हूं आपका। दुर्भाग्य यह है कि आज भी मीडिया के साथी मोदी जी का पीआर कर रहे हैं। अब इसमें पीआर का क्या विषय भैया? आप किसका पीआर कर रहे हैं? आप अपनी सरकार का पक्ष नहीं रख पा रहे कि कांग्रेस के जमाने में ये हादसे कम थे, मोदी जी के जमाने में बढ़ गए। मैं तो पूछ रहा हूं, प्रश्न बता दीजिए। आपको दर्शक देख रहे हैं आज। मैं भी तो यही पूछ रहा हूं कि आपको भी दर्शक देख रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि 4 से 14 तक कितने हादसे हुए, 4 से 14 तक कितने लोगों की जान गई। इस सरकार से सवाल पूछे जाएं, लेकिन अपनी पार्टी का पक्ष भी तो रख दीजिए कि 4 से 14। आप क्या सोच रहे हैं? आप धर्मयज्ञ में आए हैं, ज्यादा आप बोलते हैं। राजनीति तो आप भी करते हैं ना। अरे भाई आप धर्मयज्ञ करते हैं, आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मैंने सिर्फ इतना सा सवाल पूछा, कोई कटाक्ष नहीं किया आपसे। अरे भाई आपने 5 बार सवाल पूछ लिया, आप रुकेंगे जरा? तो उत्तर दे दीजिए। 4 से 14 तक का आंकड़ा क्या है? कि पंडित ने, अरे यार सुनोगे कि नहीं सुनोगे? सुनाइए। बदतमीजी की हद होती है यार। क्या बदतमीजी है? प्रश्न पूछ रहा हूं आलोक जी, शांति से सुनिए। उत्तर दे दीजिए। 4 से 14 6 बार पूछेंगे क्या मोदी को बचाने के लिए? इसमें बचाना क्या हो गया? आंकड़े आप बता दीजिए, मोदी बच जाएंगे। अबे सुनो तो सही यार, आप सुनिए जरा, सुनाइए, शांति से सुनिए। 300 लोगों की लाश नहीं समेटी जा रही है। अभी आप पूछ रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में क्या हुआ था, फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही है। शांति से सुनिए।
अरे भाई सुनिए जरा शांति से, आप अगला सवाल वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप बीजेपी के एजेंट लगते हैं मुझे। शांति से प्रश्न पूछने में इतनी बौखलाहट। अरे भाई शांति से सुनेंगे नहीं तो मैं चुप हो क्या है मैं चुप हूं, पूरे शो में नहीं बोलूंगा, यही मेरा विरोध है। अच्छा आलोक शर्मा जी, ये बताइए कि सवालों के उत्तर ना दिए जाएं तो चर्चा का मतलब क्या हुआ? मैंने सिर्फ एक बहुत छोटा सवाल पूछा और दर्शकों की सुविधा के लिए पूछा। आप बता दीजिए, इसलिए मैंने कोई डेटा नहीं दिया। और आप फिर यह बता दीजिए कि 14 से लेकर अब तक क्या हुआ। दोनों आंकड़े आपके पास होंगे, रिसर्च करते हैं आप। मैं आपके किसी भी सवाल का उत्तर देना ठीक नहीं समझता, क्योंकि आज भी आप सरकार को बचाना चाहते हैं। मैं चुप रहूंगा। अब इसमें बचाना, देखिए मैं ये दर्शकों पे छोड़ रहा हूं। आलोक शर्मा जी, आप भी छोड़ दीजिए। मैंने कोई भी सवाल दर्शकों पे छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल बेअदबी के लहजे में नहीं पूछा। मैंने आलोक शर्मा जी से सारे सवाल विनम्रता के साथ पूछे और यह भी आपसे कहा कि आप 2004 से 14 बता दीजिए और 14 से लेकर 23 बता दीजिए, तभी तो चर्चा हो पाएगी। ठीक है, आज की चर्चा आपकी यूपीए वर्सेस एनडीए थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ये उत्तर कितने मरे थे? ये उत्तर तो देना पड़ेगा। फिर आपको कहा जाए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो ये 2004 से 2009 तक लालू जी जो रहे, इनसे आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? यह प्रश्न अगर आपको लगता है कि नाजायज है और पॉलिटिकल चर्चा में नहीं आना चाहिए, तो मैं इसको आपकी सहमति के साथ हटा लेता हूं। मैं चुप रहूंगा। मैं हटा लेता हूं आपकी सहमति के साथ। नहीं, मैं चुप रहूंगा। ठीक है, आप पूरा मोदी नामा पढ़े, मैं चुप रहूंगा। अब इसमें मोदी नामा क्या बात है? मैंने मोदी का तो नाम ही नहीं लिया। आलोक शर्मा जी, ठीक है, आप अगर वापस मन बना लें और फिर से उत्तर देना चाहें तो आपके लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप मुझे इशारा कर दीजिएगा। लेकिन मैं इस चर्चा में लेकर आना चाहता हूं विशाल पांडे, जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं, उनके पास चलना चाहता हूं। विशाल, जरा बताइए, क्योंकि इस वक्त ये प्रश्न बड़ा मौजूद है कि यह हादसा हुआ कैसे। जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, जो शुरुआती जांच रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसमें डिटेल्स क्या हैं? विशाल। विशाल, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो जरा बताइए कि जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है उसमें क्या चीजें सामने आई हैं? जी। बिल्कुल राम, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपको ये बताता हूं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा की तरफ से आ रही थी, वो इसी जगह पर पहुंची थी जहां पर हम मौजूद हैं। उसके डीरेल होने की वजह से पहले वो मालगाड़ी से उसका हादसा हुआ और फिर उसके कुछ डिब्बे निकल कर जो दूसरी ट्रेन आ रही थी चेन्नई की तरफ से, उससे टकरा गए। तो आप ही कह सकते हैं कि फिलहाल इसमें क्योंकि जांच रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, कुछ सिग्नल के लेवल पर गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। दूसरी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जो यहां पर स्टेशन मास्टर थे, क्या ये उनकी तरफ से कोई गलती हुई? क्योंकि जब एक ट्रैक पर मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी या उसके 2 डिब्बे अभी दूसरी ट्रैक पर जाना बाकी थे, उससे पहले कैसे ये सिग्नल इसको दिया गया कोरोमंडल एक्सप्रेस को? ये कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो जांच रिपोर्ट के पूरा आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो चश्मदीदों ने यहां पर बताया, उनके मुताबिक यही जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कह दिया है कि उन्हें पता चल चुका है कि इस हादसे के पीछे मूल वजह क्या है और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन वो पूरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और देश को भी इस रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि 275 लोगों की मौत हुई है और ये सभी बहुत उम्मीद से इस रेल में यात्रा कर रहे थे कि वो सुरक्षित यात्रा करेंगे। लेकिन वो इस हादसे का शिकार हुए, उनके अपने घर पर लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ये शायद ना पता हो कि ये उनकी अंतिम यात्रा हो जिन लोगों की मौत हुई है। तो ऐसी स्थिति में जांच रिपोर्ट का इंतजार पूरा देश कर रहा है, ताकि उन नामों का पता चल सके, उन वजहों का पता चल सके जिसकी वजह। जी बिल्कुल, ये विशाल जो ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरा इस मलबे को देखिए और फिर ये स्वाभाविक तौर पर आपके मन में प्रश्न आएंगे कि ये हादसा हुआ कैसे, इसके पीछे के जिम्मेदार लोग कौन हैं और क्या वाकई उनसे सवाल इस वक्त ना पूछे जाएं। ये तस्वीरें दरअसल सीधे तौर पर चीख चीख कर ये सवाल पूछ रही हैं कि नहीं, कि वो जो दुर्घटना हुई उसमें कोई बड़ी एरर हुई है। वीके दत्त साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और दत्त साहब के पास मैं चलना चाहता हूं। दत्त साहब, जो शुरुआत में कहा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की गड़बड़ी की वजह से हादसा हुआ, इसमें कवच कुछ नहीं कर सकता था,
आप क्या बताएंगे दर्शकों की सुविधा के लिए कि यह किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, रेलवे का जो सिस्टम है, कितने रफ्तार पे गाड़ी जाएगी उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, ट्रैक की क्या होगी, लोको की क्या होगी, डिब्बों की क्या होगी, वैगन की क्या होगी, सिग्नलिंग की क्या होगी, ये नियम। ये जो सिस्टम है ये करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पे गाड़ियाँ चलती। इसके लिए क्या किया गया है, जो गाड़ी जाती है वो चक्का नहीं होता गाड़ी में, जिस तरह को पॉइंट सेट होता है उधर को गाड़ी जाती है। पॉइंट सेट करने के लिए पुराने जमाने में ताला लगाया जाता, उसके बाद आया सिस्टम मैकेनिकल लॉकिंग, उसके बाद सिस्टम आया इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग, उसके बाद सिस्टम आया पैडल इंटरलॉकिंग, उसके बाद सिस्टम आया रूट रिले इंटरलॉकिंग। तो ये सिस्टम जो था रूट रिले इंटरलॉकिंग था। रूट रिले इंटरलॉकिंग का मतलब ये है कि अगर एक बार स्टेशन मास्टर ने बटन दबा दिया, 2 जगह बटन दबा, यहाँ से यहाँ तक गाड़ी जाएगी, तो जितने कांटे हैं वो वहां पे सेट हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, और जब तक गाड़ी पास नहीं होगी वो हिल नहीं सकते हैं, अनलॉक नहीं। और जब तक ये रूट नहीं सेट होगा तब तक वो कितना भी बटन दबाता रहे, हरा सिग्नल नहीं आएगा। तो यह नियम है और ये नियम अकाट्य है। और इस नियम के लिए जो सेफ गार्ड है, एक सिस्टम फेल हो जाए, दूसरा सिस्टम फेल हो जाए, तीसरा सिस्टम फेल हो जाए, चौथा सिस्टम हो जाए, फेल सेफ होगा, हरा सिग्नल तब तक नहीं आएगा जब तक सब चीजें सही आए। ठीक। और रेलवे की तरफ से यह भी बताया गया कि दोनों सिग्नल ग्रीन थे, अप लाइन पर भी ग्रीन था और डाउन लाइन पर भी ग्रीन सिग्नल था, जिससे ये दोनों ट्रेनें एक 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरी 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां से गुजर रही थी, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ममता बनर्जी ने मृतकों की संख्या पर सवाल उठाए हैं। बालासोर हादसे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया, उन्होंने मृतकों की संख्या पर सवाल उठाए हैं। मृतकों की संख्या कैसे बदल रही है, अकेले बंगाल के 62 लोगों की मृत्यु हुई है, उन्होंने ये बयान दिया और ये भी कहा कि मृतकों की संख्या आखिर कैसे बदल रही है, ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। क्योंकि मुख्य सचिव जो ओडिशा के हैं उन्होंने एक दूसरा डेटा बताया, रेलवे की ओर से 288 की जानकारी दी गई थी। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और डीके दुबे साहब, मैं आपको चर्चा में इन कराना चाहता हूं। सवाल यह है कि देखिए, ये बड़ी दिक्कत हुई है और आप जब एनडीए की सरकार रही, माफ कीजिएगा यूपीए की सरकार रही, उसमें जो हादसे हुए उस पर बड़ी मुखरता के साथ बीजेपी के नेताओं ने सवाल पूछे और इसके बाद उदाहरण भी है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफे भी हुए। अभी सुरेश प्रभु का इस्तीफा इस सरकार में भी हुआ, तो क्या अश्विनी वैष्णव उससे परे हैं, इस्तीफा नहीं मांगा जाना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं जहां तक समझता हूं प्रश्न पूछना विपक्ष का काम है। अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो सरकारों को भी बहुत सारे क्लूज नहीं मिल पाते हैं जो विपक्ष के पास रहते हैं, क्योंकि सरकार भी मशीनरी के साथ काम करती है, जो मशीनरी उनको डेटा देती है उसके आधार पर करते हैं। तो प्रश्न पूछना तो अपोजिशन का काम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो प्रश्न है उनकी लिमिट क्या होनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो एक ट्रेंड है भारत में कि जैसे ही कोई हादसा हो वैसे 2-4 लोगों को आप सस्पेंड कर दीजिए, कुछ लोगों को टर्मिनेट कर दीजिए, एक कमीशन बिठा दीजिए, रेल मंत्री का इस्तीफा दिलवा दीजिए। ये ट्रेंड मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आप जिस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम है, जिस समय चीजों को करने का टाइम है, उस समय इस्तीफा देकर भाग गए और फिर बाद में बाकी करने वाले करते रहेंगे तो कम से कम जनता में एक मैसेज चला गया कि भैया इस्तीफा दे दिया गया। तो मुझे लगता है अश्विन वैष्णव जी के इस्तीफे की बजाय जो वो कर रहे हैं वहां 24 घंटे रहकर और जो चीजों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो आज का प्रेजेंट में जो रेलवे मिनिस्टर है वो ज्यादा अच्छा कर पाएगा। अचानक कल आप दूसरा बिठा दीजिए इस्तीफा दिलवाकर, तो फिर उनको समझने में टाइम लगेगा। आप विपक्ष तो खुश हो जाएगा कि हमने इस्तीफा दिलवा दिया, लेकिन मुझे लगता है चीजों को सही करना इस समय उद्देश्य होना चाहिए। बाद में इस्तीफे की आवश्यकता किसकी पड़ती है, ये मुझे लगता है 2-4 दिन बाद भी हो सकता था। और जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में रेलवे मिनिस्टर का इसमें जो योगदान होना चाहिए या जो कैजुअलिटीज में होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से वो कर रहे हैं ना, और मुझे लगता है कि वो सही मार्ग है। इस्तीफा 10 दिन बाद। दुबे साहब, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं, कुछ सवाल मेरे पास है, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 270 मौत के बाद भी जवाबदेही नहीं है। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, यह राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि 270 से ज्यादा मौतों के बाद भी
जवाबदेही तय नहीं हो रही है। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। यह कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। जो कांग्रेस के दूसरे नेता कह रहे थे, वो राहुल गांधी ने भी कहा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना की जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। और यही सवाल मैं वाजपेयी साहब आपके पास इसलिए लेकर आना चाहता हूं कि देखिए, कुछ तो तय होगा। एक लाइनमैन की गलती है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की गलती है, क्या ये पर्याप्त है? 300 लोग अगर माफ कीजिए 288 लोगों की अगर जान जाए, लगभग 700 लोग अस्पताल में भर्ती हों, क्या आप कह देंगे कि एक लाइनमैन की गलती हो गई या एक स्टेशन मास्टर ने गलती कर दी, काम खत्म हो गया? नहीं, इससे काम थोड़ी चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हम आपकी बात से सहमत हैं। देखो, लेकिन जिम्मेवारी कहां तक जाएगी, किस लेवल तक जाएगी, वो तो सब रिपोर्ट ही तय करेगा ना। मिस्टर राम, प्लीज अंडरस्टैंड कि जब तक जांच की पूरी रिपोर्ट ना आ जाए, डिटेल रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक हम कैसे कमेंट्स दे देंगे। टेक्निकल मैटर भी है। क्या कोई मशीनरी का फेल हुआ, क्या कोई ह्यूमन एरर है, या मंत्रालय का ही कोई नेग्लिजेंस चला रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्या? मतलब ये सब चीजें कोई इतनी आसानी से थोड़ी तय होंगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मृतकों की संख्या पर साहब, जैसे आपने जो तीसरा पॉइंट कहा, जैसे आपने तीसरा पॉइंट कहा, जो तीसरा पॉइंट है वो काफी महत्वपूर्ण है कि क्या मंत्रालय ही नेग्लिजेंस कर रहा है। तो मंत्रालय अगर नेग्लिजेंस कर रहा है तो क्या मौजूदा रेल मंत्री के बैठे हुए वो तय हो जाएगा कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपकी एक बात से तो मैं सहमत हूं कि ये 2-3 दिन बड़े क्रिटिकल हैं और बड़े गंभीर हैं। ऐसे में दायित्व तो नहीं छीने जाने चाहिए, क्योंकि नया व्यक्ति आएगा, उसको समझने में समय लगेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो नेग्लिजेंस की बात आप कर रहे हैं, जी जी बताइए। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, जब तक डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक इस मसले में कुछ भी नहीं बोल सकते हम। देखिए, उसी से तय होगा ना। लेकिन प्रथम दृष्टिया ये लगता है कि ये सरकार दूसरी सरकारों की तरह नेग्लिजेंस में नहीं जीती है। मतलब जो काम प्रायोरिटी पे होना है उसको मोदी जी खुद टेक ओवर करके और प्रायोरिटी को एग्जीक्यूट कराते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये कि खुद मौके पे पहुंच गए। रेल मंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री खुद पहुंच गए, खुद जाके नक्शा देखा कैसे हुआ, कैसे रेस्क्यू होगा, कैसे ऑपरेशन चलेगा। हमारा ये मानना है। देखो, कैसे आप तय करोगे चीजों को? प्रीमा फेसाई तो देखोगे ना कि इस सरकार के पार्ट पे हो नहीं सकता। और जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 2012 में जो रिकमेंडेशन आई इनके पास, ठीक है, चितरंजन गगन हूबहू लागू कर दी। ठीक, और रेलवे सुरक्षा कोष बनाया गया। जी जी, आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हमारे साथ हैं। गगन साहब, क्या जो बात कह रहे हैं वाजपेयी साहब की, अभी समय लगेगा, जांच रिपोर्ट आएगी, इसके बाद ही कोई एक्शन की आप उम्मीद करें? राम मोहन जी, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से संवेदना प्रकट करता हूं जो भी प्रभावित परिवार हैं और काफी दुखद घटना घटी। और उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो स्थानीय वहां के लोग, जिन लोगों ने तत्परता दिखाकर काफी लोगों को बचाने का काम किया। लेकिन वाजपेयी जी जो कह रहे थे, वाजपेयी जी का ही सवाल है कि कह रहे कि क्या किसकी जिम्मेवारी है, मंत्रालय की जिम्मेवारी है, वह तय अभी कैसे आप करते हैं? तो कुछ चीजें स्पष्ट हैं राम मोहन जी, उसमें मंत्रालय की ही नहीं सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है और मंत्रालय की जिम्मेवारी स्पष्ट रूप से, चाहे उसमें तकनीकी कारण हो या मानवीय भूल से ऐसी घटना घटी हो। जांच से होता क्या है, जांच से जो है सो किसी अदना कर्मचारी को दोषी बता दिया जाएगा और उसको जो है सो सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो कर दिया जाएगा उसको कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि केंद्र सरकार इसलिए जिम्मेवार है कि जो आज से नहीं, लगभग 100 साल से 1924 यह परंपरा रही है कि रेलवे का बजट अलग से पेश होते रहा है। यह सरकार आई, रेलवे का बजट अलग से पेश होना बंद करवा दिया। रेलवे पर कोई चर्चा नहीं होती है, बस चंद मिनटों में रेलवे में कितना देना है, क्या करना है, बस चंद मिनटों में पास हो जाता है। तो सबसे बड़ी गलती तो यह हुई कि रेलवे जो कि इतने बड़े माने जीवन रेखा है इस देश की, 90% लोग उससे यात्रा करते हैं और उसके वह विभाग जो है इतना नेग्लेक्ट उसको कर दिया गया कि उसके लिए अलग जो बजट होता था, पेश होता था, लोग उस पर डिबेट करते थे, बहस करते थे। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे सीएजी का रिपोर्ट आया रेलवे के बारे में कि पिछले 4 सालों में जो है सो लगभग 75% जो रेल दुर्घटनाएं घटी रेलवे ट्रैक के रख रखाव के कारण हुआ। सीएजी का रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में रखा गया, लेकिन उस पर बहस
का कोई सवाल नहीं है। तो यह सबसे बड़ी गलती तो यह हुई कि जो है सो आपने रेलवे बजट को अलग कर दिया। दूसरी बात यह है कि जो भी मामला सामने आ रहा है, चाहे वह जो है सो रक्षा कवच का हो या सिग्नल का हो या ट्रैक का रख रखाव का मामला हो, जिम्मेवारी किसकी बनती है? आप जो सो रेलवे में पैसा कितना खर्च करते हैं? अभी रक्षा कवच कहा जा रहा है कि रक्षा कवच इसमें लिए जिम्मेवार नहीं है, लेकिन रक्षा कवच में क्या प्रोग्रेस है आपका? अभी तक आपका जो है टोटल है 68,000 किलोमीटर रेलवे लाइन में मात्र जो है सो 1450 किलोमीटर, मतलब 2.13% रेलवे ट्रैक को ही आपने रक्षा कवच से कवर किया है। तो जो है सो आप कहिए कि रक्षा कवच इसमें जिम्मेवार नहीं है, लेकिन आप रक्षा कवच में आपकी उपलब्धि क्या है तो बताइए। सिग्नलिंग की बात है तो जैसा कि अभी कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे थे, जो अभी रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई है जिसमें कहा गया कि सिग्नल सिस्टम जो है सो गड़बड़ है। तो सिग्नल सिस्टम गड़बड़ है, आपको विभाग बता रहा है, तो किसकी जिम्मेवारी है? मंत्रालय की जिम्मेवारी है। क्या साहब सिग्नल सिस्टम गड़बड़ है तो वह कैसे रिपेयर होगा? आप उसमें कटौती करते जा रहे हैं, खर्च नहीं हो रहा है, उस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रही है, और आप जाकर वहां पर आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। आप यह इतनी दर्दनाक घटना है, केंद्र के कई मंत्रियों का बयान सुना कि इस पर सियासत हो रही है। सियासत कौन कर रहा है? आपके माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर और जो सो इवेंट मैनेजमेंट होता है, जब मोदी 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 होता है, और उसी जगह दूसरे तरफ आप देख रहे हैं वीडियो में, देखिए किस मैंने देख कर जो है इतना रूह कांप जाता है, किस ढंग से जो है सो जो मरे हैं उनको। मैं इसके उत्तर के लिए डीके दुबे साहब के पास चलता हूं, अगर वो इस पर कुछ कह सकें, क्योंकि फिर मुझे आलोक जी के पास जाना है। आलोक जी काफी देर से थोड़े से नाखुश हैं और नाराज हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उनकी बात पूरी तरह से आ सके। डीके दुबे साहब जो बात कह रहे हैं कि भाई जो जिस चीज में जितना पैसा लगना है उतना अगर नहीं लगाया जाएगा तो फिर तो कभी ना कभी तो दुर्घटना हो ही जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो एक सीधा सीधा बयान देने के बजाय उसका एक आंकड़ा देना चाहिए कि भाई पहले किस मामले में कितना मद में पैसा आता था और अब कितना जाने लगा। बजट को मर्ज कर देने से बजट कम नहीं हो जाता। तो ये कह देना कि साहब रेलवे का बजट, एक सज्जन कल भी आपके ही चैनल पर कह रहे थे कि बजट ही खत्म कर दिया रेलवे का, तो रेलवे तो ऐसे ही चल रही है। तो बजट खत्म कर दिया, बजट मर्ज हो गया है, दोनों का बजट एक साथ इकट्ठा आता है, वो खत्म नहीं हो गया। दूसरी बात, जहां तक इस्तीफे की कही जा रही है, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीधी सी बात है कि सरकार बैठी हुई है, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना ले रही होती तो फिर प्रधानमंत्री जी तत्काल अपने सारे कार्यक्रम खत्म करके वहां जाते नहीं, वहां पर रेलवे मिनिस्टर परमानेंट टिकते नहीं। तो सरकार तो उस विषय को गंभीरता से ले रही है और वो मैनेजमेंट जो होना चाहिए वो खुद वहां जाकर कर रहे हैं। लेकिन इस्तीफा जो शब्द है ना, तो मुझे लगता है अगर कोई ये कहता है कि नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया था या फिर ममता जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो क्या उन्होंने पूरी राजनीति से इस्तीफा दे दिया था? मंत्रालय छोड़कर दूसरे मंत्रालय में आप चले गए, अगली बार फिर से मंत्री हो गए, ये कौन सा लॉजिक है भाई? आप ये कहो कि मेरी जिम्मेवारी है, हम सब परमानेंट इस्तीफा देते हैं, अब राजनीति नहीं करेंगे क्योंकि अब इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके बाद राजनीति नहीं होनी चाहिए, तब तो उस इस्तीफे का मतलब समझ में आता है। नहीं तो एक डिपार्टमेंट से, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय चले गए, वहां पर दूसरा बिठा दिया, ये कोई मतलब नहीं होता इस्तीफे का। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का समय है। अगर रेल मंत्री है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और वहां पर रहकर जो काम कर रहे हैं वो करना चाहिए, वो दिख रहा। मुझे लगता है कि ये एक राइट प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, अब आलोक शर्मा जी के पास में चलता हूं। आलोक शर्मा जी, ये कहा जा रहा है कि देखिए जो जिम्मेदारियां रेल मंत्री को निभानी चाहिए वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और इसलिए अभी ये इस्तीफे का वक्त नहीं है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, गंभीरता से लेना और जिम्मेदारी लेना दोनों चीजों में फर्क है। अगर वहां पर जाकर फोटो खिंचवा लिए जाएं इतनी मौतों के बाद और उससे काम चल जाए और मोदी जी सारे कार्यक्रम छोड़कर वहां चले जाएं और वहां पर अंधभक्त आज भी मोदी मोदी चिल्लाएं और फिर कहें कि आप सरकार ने जिम्मेवारी ले ली है, तो मैं उस बात से सहमत नहीं। मैं तो पूछना चाहता हूं जो आज अंधभक्त सवाल कर रहे हैं कांग्रेस से कि जिस समय पर 26/11 चल रहा था, मोदी जी बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कांग्रेस को गालियां दे रहे थे, मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, हमारे जांबाज फौजी अंदर लड़ रहे थे और वो याद होगा क्या हुआ था बंगाल के अंदर। मोदी जी कह रहे थे दीदी ओ दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। हम इस तरह की कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछें। मीडिया से अब हमें उम्मीद नहीं है कि मीडिया पूछेगा, लेकिन हम अगर मीडिया पर आएंगे तो जरूर सवाल पूछेंगे हम सरकार से। 9 फरवरी को अगर इंटरनल रिपोर्ट आई थी कि इस तरह इंटरलॉकिंग की प्रॉब्लम्स हैं और इस तरह की गंभीर दुर्घटना घट सकती है,
तो हमारा फर्ज है कि सरकार से पूछा जाए कि उसके बाद क्या एक्शन हुआ। अगर सीएजी की रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि 4 वर्षों के अंदर 1200 से ज्यादा डिरेलमेंट हुई हैं, तो उसके ऊपर क्या हुआ और सरकार ने क्या किया, अगर ये राजनीति करना है तो हम जरूर राजनीति करेंगे। आज ये मैन मेड है, मोदी जी चले गए, मोदी जी ने तो 2 जैकेट भी बदल ली वहां जाकर, उससे कोई एकाध मृतक ठीक हो जाएगा क्या, वापस आ जाएगा क्या? मुझे लगता है ये हास्यास्पद चीजें हैं। आप पूछें कि वो फला टाइम पे क्या हुआ था, मैं तो कह रहा हूं पंडित नेहरू को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहरा रहा हिंदुस्तान का मीडिया? मुझे बड़ा आश्चर्य है आज। मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं, तो विश्व गुरु है वो, तो विश्व गुरु की कभी जिम्मेदारी हो सकती है? देश के प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट है कि हाँ हमारी जिम्मेवारी है। अगर आप लोग सब मानते हो तो मैं उस बात को मानूंगा। 288 मौत हो गई और जांच होने दीजिए, जांच के बाद विपक्ष सवाल पूछेगा। जांच कौन करेगा? रेल मंत्रालय जो फॉल्ट में है, जांच कौन करेगा? वो सरकार जो कटघरे में खड़ी है। फिर उसके बाद विपक्ष सवाल पूछेगा, फिर मीडिया मानेगा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति कौन कर रहा है ये पूरा देश देख रहा है जी। मैं समझता हूं संवेदना का समय, लेकिन इस समय पर भी जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। आज हमें चाहिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। अगर आज नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाएं फिर होंगी। पिछले 1 महीने में जम्मू कश्मीर में 2 घटनाएं घटी, क्योंकि हमने पुलवामा पर सवाल नहीं लिया इनसे। उरी हुआ, पुंछ हुआ, जम्मू हुआ, सवाल नहीं लिए गए इनसे, इसीलिए पुलवामा हुआ। इसीलिए आज एक घटना हुई, कल को दूसरी घटना होगी। लेकिन अगर कोई ये अधिकार नहीं है। अगर या तो अगर ये लॉजिक है तो 2-3 चीजें बहुत छोटी छोटी सी हैं। मतलब जितनी दुर्घटनाएं होती रहीं उसके बाद क्या जांच के लिए कोई और अपॉइंट होता रहा? रेलवे के लोग ही जांच करते रहे, उसके बाद जरूरी जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो लिए गए और उसके बाद उनमें सुधार किया गया। मेरे ख्याल है कि संभवतः किसी दूसरे देश की जांच एजेंसी नहीं बुलाई गई, ना सुप्रीम कोर्ट के जज बैठाए गए। राम अभी भी रेलवे नहीं जांच की ना सर? आप गलत कह रहे हैं जी। मैं फिर कह रहा हूं, बताइए। रेलवे के साथ बाकी लोग भी उसमें कमिटीज में आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स भी आए हैं। और अगर जांच है तो उसका पता तो चले कौन जांच कर रहा है। क्या जी न्यूज को पता है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी कौन जांच कर रहा है? अगर आपको पता है तो मुझे बताइए, देश जानना जो संस्था जांच के लिए बनाई गई है वही जांच कौन जांच एजेंसी है? कौन जांच कर रहा है? कोई कमेटी बनी अभी तक? जो आयुक्त है उत्तर दे जी न्यूज। जो फिर आलोक शर्मा जी आराम से रहिए, आराम से रहिए। उत्तर दे जी न्यूज, उत्तर मांगना है सरकार से, उत्तर दे जी न्यूज। आवेश वहां दिखाइए जहां आवेश आपका उचित हो। तो विपक्ष जी न्यूज से भी पूछा जाएगा कि रेलवे की जो संस्थाएं वही जांच करती रहीं। मैं दर्शकों को आज भी आपका जो चेहरा है वो दिखा रहा हूं। हमारा चेहरा दर्शक ही देखते हैं, मैं आवेश में नहीं। टीवी पे आते हैं तो हमारा चेहरा दर्शक ही देखते हैं। मैंने आपसे देखिए कितनी विनम्रता से बात की है। मैं वही कह रहा हूं कि आप आवेश नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज भी क्या है के उत्तर जो स्वाभाविक तौर पे दर्शकों को मिलने चाहिए उनके उत्तर है नहीं, और इसलिए हमारी सरकार हो तो हम उनके ऊपर टोपी डालें, उनकी सरकार हो तो उनके ऊपर टोपी डालें। यही चलता रहा है और यही वजह है कि जब हम आंकड़े देख रहे हैं तो किसी साल में 236, किसी साल में 208, किसी साल में 315, किसी साल में 292, किसी साल में 238, किसी साल में 288, ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। बचाते रहिए आप सरकार। इसमें क्या समस्या? 288 थे या आलोक शर्मा जी, अगर 288 ज्यादा है तो 238 या 292 कम नहीं होते आप लोग। मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है, और अगर यह प्रश्न आपको खराब लग रहा है तो हो सकता है कि आपकी सरकार आएगी और पुनः जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यही पलटकर अगले हादसे पर, तो फिर आप यही कहेंगे कि नहीं साहब ये राजनीति का वक्त नहीं है। ये बहुत ईमानदारी से कही गई बात है। एक देश का नागरिक आपसे संवाद कर रहा है, ये प्रश्न पूछने की बात नहीं है। मैं सिर्फ संवाद की बात कर रहा हूं। और ये इन प्रश्नों पर ये इन प्रश्नों पर हमेशा यही कहा गया। क्या इन प्रश्नों के उत्तर में कभी ये कहा गया साल 2008 में 209 लोगों की जान गई, 2004 में 236 लोगों की जान गई? मैं कह रहा हूं कि मैं बता रहा हूं ना आपको, मोदी जी का पीआर एजेंसी का आदमी सवाल कर रहा है मेरे से। भाई अपना दायित्व अपने समय पर अगर निभा दिया होता तो फिर मोदी जी की सरकार ही क्यों होता है? सामान्य है। मैं कहता हूं कि मोदी जी की सरकारें आई हैं, सरकारें चली गई, बिल्कुल चली जाएंगी। लेकिन और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगला प्रश्न जब आपसे पूछा जाए इसी रेलवे को लेकर तो उसका उत्तर देने में यह ना कहा जाए कि राजनीति हो रही, ना इन्हें कहना चाहिए ना आपको, क्योंकि उत्तर देने की नौबत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए रेलवे के भरोसे हम लोग आंख मूंद कर उसके बेड पर सो जाते हैं, जाकर कर रहा है तो आज का उसके बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं रेलवे के, आंख मूंद कर।
और ऐसे ही लोग सोते हुए जा रहे थे कि वाजपेयी साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। कोई राजनीति कर रहा है और इन 288 मौतों पर घिनौना कार्य कर रहा है तो हिंदुस्तान का मीडिया कर रहा है, और वो आज भी कर रहा है। यह है कि उत्तर देने की जब क्षमता खत्म हो जाती है तो फिर केवल एक जो सरसरी थ्योरी है उसको प्रचारित किया जाता है। थ्योरी नहीं है, पूरे आप बना के दे रहे हैं। मैंने प्रश्न पूछा ना आपसे, आपने उत्तर दिया उस बात का नहीं दिया। कह रहा हूं कि आपने पूरे शो में, क्योंकि आपने कहा कि सरकार गई हमारा दायित्व समाप्त, वो जो आप सरकार गई हमारे कार्यकाल का दायित्व समाप्त, इनकी सरकार जाएगी ये कह देंगे हमारा दायित्व समाप्त। चीज का देश का नागरिक पूछे किससे? फिर ये कहे हमसे ना पूछो, आप कहे हमसे ना पूछो, सरकारें आप ही लोग बैठ के चला रहे हैं, सरकारें आप ही लोग बैठकर चला रहे हैं। देश का नागरिक किससे पूछे? आपका दायित्व तो सरकार जाते ही समाप्त, इनका दायित्व, इनका कार्यकाल जाते ही समाप्त। सुरेश प्रभु के जमाने में मैं जो ये आंकड़ा देख रहा हूं, ये 238 लोगों की जान गई जब सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे। 238 लोगों की, उनका कार्यकाल खत्म हुआ, नए रेल मंत्री आए, उनका दायित्व समाप्त। और सारे दायित्व जब सबके समाप्त हो जाए तो फिर देश का नागरिक किसके पास खड़ा होकर जाए कि साहब हमारे लोग जो है अब नहीं रहे? ए.के. वाजपेयी साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहते थे, प्लीज। ये आंकड़े जो आप बता रहे हैं ना, उसी आंकड़े को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 15-16 में 107 हुए एक्सीडेंट, उसके बाद 17-18 में 73 हो गए, 18-19 में 54 हो गए, 19-20 में आके 9 हो गए, और इसके बाद देखिए जब ये 2014 में आए थे तो 17,300 कुछ जो है ना अनमैन्ड क्रॉसिंग लेवल थे, और आज की डेट में 0 हैं। 24/7 चौकीदार वहां रहता है जो फाटक उठाता है, फाटक बिठाता है। देखो ये नहीं कह सकते। दूसरा ये कह रहे कि सरकार नहीं दे रही। अरे भाई जो सरकार सत्ता में, ये नहीं हो सकता कि सरकार जो सत्ता में है उसी की जिम्मेवारी है। अनमैन्ड अभी भी 8,500 से ज्यादा है, पार्लियामेंट का आंकड़ा है। देखिए ये आंकड़ा मुझे दिखाइए कहां पर है। इसमें 0 दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है इसमें। ये आंकड़ा आप खुद देख लीजिए। और साथ साथ ये भी बताइए मुझे। अरे भाई आप भी दिखा दो, हम भी दिखा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? जो सही होगा वो माने जाएगा। रेलवे हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 0 है। अरे भाई आप दूसरी तरफ चले गए। आप आलोक शर्मा जी, आपका क्या हो गया? नहीं आप सुनिए ना, आप ये कह रहे कि इंक्वायरी जो है वो रेलवे वाले नहीं करेंगे, तो इंक्वायरी कौन करेगा? लगता है इंक्वायरी का जो सिस्टम बना हुआ है सेफ्टी कमीशन का, विजिलेंस का जो इंक्वायरी बनी हुई है वही इंक्वायरी करेगी ना। आलोक जी देखिए ये हादसा है, एक बात दिमाग में रखें, ये हादसा है प्लीज। नहीं सेफ्टी कमीशन में मैं क्या कह रहा हूँ आलोक जी, ये हादसा है। जिम्मेवारी आयुक्त से हटा दी आपने। देखिए ये तो हटा दी ना। अरे भाई हमने जो किया है वो सब रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, उसी का नतीजा है कि हमारी कहाँ जिम्मेवारी है? गजब है भाई। आलोक जी ये कोई नहीं कह रहा, ये कोई कहने से भी नहीं बचेगा, ये सरकार ही जिम्मेवार है। जो सरकार सत्ता में होती है वही जिम्मेवार होती है। और आपका फर्ज ये है, फांसी पे चढ़ा दिया आप लोगों ने। अरे भाई कितने लोगों को जिम्मेदारी दे दी आपने? राजनीति वाला विषय नहीं है, मुझे बताइए आलोक शर्मा जी, ये राजनीति वाला विषय नहीं है। आपके टाइम में कितने हादसे हुए हैं, कांग्रेस के टाइम में कितने हादसे हुए आपको भी मालूम है, ये आपको मालूम है कितने हादसे हुए हैं। आपको ये शोभा नहीं देता है। हम कह रहे हैं अगर डिफॉल्ट नहीं अरे बचाने का सवाल नहीं है, कौन बचाने से बचेगा? क्या जनता भुक्तभोगी है? पूरा शो देखने के बाद दर्शक करेंगे। पूछना चाहिए, आज भी मीडिया सवाल ये पूछना चाहिए कि आगे इस तरह के हादसे ना हो, उसके लिए क्या है? आपको सवाल पूछना भी नहीं आता। 9 साल में 9 सवाल पूछे आपने, अभी आज भी गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये पूछना चाहिए। 300 लोग मरे, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से मरे। वहां से घूमने गए थे एक दिन, वो इस वजह से एक्सीडेंट। अरे आप उल्टे सीधे जा रहे हो, दाएं बाएं जा रहे हो, उससे नहीं होता है, उससे नहीं होगा। दाएं बाएं नहीं जा रहा हूं मैंने 2 सवाल पूछे। ये हादसा है, 4 साल में जिम्मेवारी फिक्स होगी प्राइम मिनिस्टर ने, तो क्या एक्शन लिया गया? एंकर की हिम्मत नहीं है आपसे पूछ ले। प्राइम मिनिस्टर का आपने स्टैंड नहीं सुना? प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड नहीं सुना? कल प्राइम मिनिस्टर ने साफ लफ्जों में कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो दोषी आपके कहने से नहीं होगा, दोषी। गजब। आलोक जी क्या हो गया? देखिए सवालों के जवाब उसी स्तर से दिए जाएंगे जिस स्तर से आप सवाल पूछेंगे। आप अगर कहानियां बुझाने की कोशिश करेंगे तो फिर कहानियों की शक्ल में चला जाएगा। मैंने कहा तो टू द पॉइंट सवाल पूछे, टू द पॉइंट जवाब लीजिए। मैं कह रहा हूं कहानियां नहीं बुझा रहे, आप बता रहे चाहिए था पंडित नेहरू के लिए टहलने जा रहे थे और ये हो गया उनकी वजह से। लेकिन आप नहीं बताएंगे
क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता तो आप बैठे हुए। मैंने पूछा ना आपसे सवाल, मैंने कहा आप बताइए ना आंकड़े, आप तो हैं विपक्ष के प्रवक्ता, आप हैं ना बीजेपी, मैं बुला रहा हूं ना आपको, आप विपक्ष के प्रवक्ता हैं, मैं पूछ रहा हूं कि 2004 से 14 तक का डेटा दीजिए और 14 से 19 तक का। कितना सरल सवाल है, इससे सरल सवाल दुनिया में कोई एंकर नहीं पूछता भैया, नहीं है, कोई एंकर नहीं पूछता है, इसमें भी तकलीफ सरल नहीं है, ये सरल सवाल नहीं है कि 2014 से 2019 तक का डेटा जनता को बताइए कि सरकार में रेलवे में कितने हादसे हुए। 2004 से 14 तक का डेटा बताइए कि कितने हादसे हुए, कितने लोगों की जान गई सारा। अरे बताइए ना भाई, आप मीडिया का काम क्या है? मैं वही बता रहा हूं, क्यों नहीं चल भी रहा है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो तकलीफ है आपकी। के लिए जिम्मेदार अब आलोक शर्मा के पास डेटा नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी जी न्यूज नहीं ले सकता ना, मैं ले सकता हूं। मैंने पूछा आपसे बार बार, मैं दोबारा कह रहा हूं, फिर मौका दूंगा कि आप बताइए 4 से 14 तक कितने लोगों की जान गई, 14 से 19 तक कितने लोगों की जान गई, बताइए आप। अगर मुख्य विपक्ष का प्रवक्ता इतनी कम स्टडी के साथ आएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं आपके लिए मंच खाली छोड़ रहा हूं, आप बोलिए 2004 से 14 तक कितने लोगों की जान गई, 14 से 19 तक कितने लोगों की जान गई, बता दीजिए, मैं चुप हूं। अब मुझे बताइए, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे कितनी गई थी? बिल्कुल बताऊंगा, आप दे दीजिए उत्तर। मैं बताता हूं आपको, साल बताइए आप साल से शुरू कीजिए, मैं बताता हूं आपको। यार भड़वा और दलाली करना, फिर वही बात आलोक शर्मा, डेटा पे बात कीजिए, ये फर्जी थ्योरी मत सुनाइए मुझे, ये गलत है, ये भड़वागिरी आलोक शर्मा को करना आता होगा। मैं बहुत ईमानदारी से प्रश्न करता हूं और शालीनता के साथ, लेकिन अगर आपको प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता नहीं है तो आप गलत व्यक्ति के साथ भिड़ रहे हैं, आप गलत व्यक्ति के साथ भिड़ रहे हैं। शर्मा जी ये गलत, मैंने सारे सवाल सारे मेहमानों के साथ शालीनता के साथ पूछे और आप दुरुपयोग कर रहे हैं स्वतंत्रता का, शालीनता के साथ आप दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि 2004 से 14 से 19 अगर आपको 95 से लेकर शुरू करना है तो वहां से, और 49 से लेकर शुरू करना है तो वहां से, और 47 से लेकर शुरू करना है, डेटा लेकर बैठिए ना, बताइए। ये धूर्तता है, अब यही समस्या है, ये धूर्तता है, इसी को धूर्तता कहते हैं। जिसके पास सवालों के उत्तर नहीं होते हैं वो केवल शब्दों के जाल में खेलता है, मैं डेटा के साथ खेलता हूं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए। हमारी सरकार, राम जी हमारे समय में हादसे हुए, मुझे आपत्ति इस बात पर है कि सामान्य प्रश्न को आप गलत शब्दों को संदर्भित करके बात कर रहे हैं। शांति से सुनिए जरा। शांति से तब सुनूंगा जब सामान्य लहजे में बात की जाएगी। मैंने जैसे प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैंने कहा था कि मैं चुप हूं, आप उत्तर दे लीजिए। आप धूर्तता से सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं सामान्य। आलोक शर्मा, अगर मैं ये पूछूं कि आप 2014 से 19 तक का डेटा दे दीजिए और अगर आपके पास नहीं है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। कांग्रेस के परिवार को देखना चाहिए कि 2014 से 19 तक का डेटा आलोक शर्मा के पास क्यों नहीं है, और क्यों आप प्रवक्ता हैं? आ गए ना भाषा पर, क्या भाषा है? कांग्रेस के परिवार पर आ गए ना। कांग्रेस का परिवार मतलब कांग्रेस पार्टी को परिवार ना कहूं तो क्या कहूं? भाजपा ही है। अरे कांग्रेस पार्टी को परिवार ना कहूं तो क्या कहूं? है, इसलिए आप एक्सपोज हो रहे हैं। आलोक शर्मा को क्या हो गया? पूरा एक्सपोज हुए आज। अरे बौद्धिक संकट है क्या भैया? एक्सपोज हुए आज राम जी। अरे बौद्धिक संकट है क्या? रख लीजिएगा, थोड़ा सा च्यवनप्राश खाइए। हमारा नहीं है। अगर मैंने कांग्रेस परिवार कहा तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी हुई। आप खाइए और बादाम खाइए। समस्या इस बात की है, समस्या इस बात की है कि आपके पास उत्तर नहीं है प्रश्नों की। पूरे मीडिया मैं कहा कि 14 से 19 का डेटा बता दीजिए, वो भी नहीं है। बता दीजिए कितने लोगों की जान गई। मैं कह रहा हूं कि 14 से 19 करते करते अब इसमें क्या च्यवनप्राश खिलाने पर पहुंच गए। यही समस्या है। मैंने कहा 14 से 19 है कि आज के सवाल पर आप नहीं जाएंगे। अब नहीं समस्या। 300 लोगों की मृत्यु के ऊपर भी आप सवाल विपक्ष से पूछेंगे। अगर प्रश्न नहीं सुने, अगर प्रश्न नहीं सुने तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपका। मैं आपको ही मौका दे रहा हूं। दर्शक देख रहे हैं कि 14 से लेकर 19-23 का डेटा मांग रहा हूं आपसे। इतने अपशब्दों के बाद भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। आप पक्के भाजपाई हैं, पक्के आरएसएस के हैं आप। 2014 से 2023 का डेटा अगर कोई कांग्रेसी बैठकर यहां ना बता सके तो क्या करूं? अब वी के दत्त साहब के पास मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल चर्चा और आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन हादसे की गंभीरता अपनी जगह। कहानियों से सवाल ढकते नहीं हैं और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वी के दत्त साहब की जान तो गई है 275 लोगों की, और इन 275 लोगों के परिवार, उनसे जुड़े हुए सदस्य, जो सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, वो तो पूछेंगे कि साहब आप ये जो मखमली कहानियां बता रहे हैं कि इतना बजट बढ़ाया, ये सिग्नलिंग में बेहतर कर दिया, फिर अगर सब कुछ बेहतर है तो ये हादसा कैसे हो गया? देखिए, मैं रेलवे मैन हूं और दिल रोता है, और ये समय रेलवे कर्मचारी मर जाना चाहता, उस समय को नहीं देखना चाहता। और उसके बाद रेस्टोरेशन, जब आप रो रहे हैं, यही समय था, मैं था जबकि साइट इंचार्ज नीतीश जी के पास 320 लोग हम खड़े थे, वो भी हमारे साथ थे।
आज रेल मंत्री खड़े हैं, माधवराव सिंधिया जी खड़े थे, आदरणीय लालू जी खड़े थे, ममता जी खड़ी थी। मैं एक संदेश देना चाहता हूं, रेल भारत नहीं विश्व की धमनी। 95% उत्सर्जन रोड से है, रेल से 1.5% था, अब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, अब 0% हो गया। कितना आप रोड से रेल ले जाएंगे, इसमें प्रतिस्पर्धा। आजादी है वक्त 80% लोग रेल का प्रयोग करते थे, अब केवल यात्री 10%, 27% मालगाड़ी। हमेशा हर आदमी, सिंधिया जी ने कहा, लालू जी ने कहा, ममता जी ने कहा, और लेकिन पहली बार ये कहा सरकार ने कि हम इसको 47% कर देंगे 2030 तक। लेकिन आसान नहीं है। आप 1650 मिलियन टन हो रहे हैं, आपको 4000 मिलियन टन, 5000 मिलियन टन होना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसमें दोनों की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कर्नाटका में की थी, अब तो सरकार ने कह दिया, ज्वाइंट वेंचर बना दिया। राज्य सरकार भी कहे तो कर सकती है। राजस्थान में की थी, सभी लोग विद्वान हैं, सब लोग रेल को बढ़ाने के लिए मिल जाए। जहां तक दुर्घटना का प्रश्न है, ये दुर्घटना देखिए, रेल का जो सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक प्रश्न आया कि मिले जो कमिश्नर ऑफ रेलवे में ये नियत है कि किस आदमी की क्या जिम्मेदारी। 1 मिनट, स्टेशन मास्टर बटन दबाएगा, सिग्नलिंग सिस्टम ये मेंटेन करेगा, ट्रैक ये मेंटेन करेगा, वो सब तय है और ये पता चल जाए। लेकिन जो आदमी व्यक्ति जांच करता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है, जीवन भर का अनुभव होता है, लेकिन वो उनके अंडर नहीं, वो नगर विमानन मंत्रालय के अंडर होता है। और रूल होती है कि जैसे आपने प्रण ले लिया, श्राद्ध कर दिया, आप दोबारा रेलवे में पोस्ट नहीं होंगे, इसलिए कि वो किसी भी दबाव से हो जाए। और हम लोग जब कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के पास जाते हैं तो भगवान को प्रणाम करके जाते हैं, किस प्रश्न का जवाब होगा, क्या हम जवाब देंगे, और इतनी गहन जांच होती है। और जो न्यायालय की बात हो रही है, न्यायालय के लोग भी आते हैं तो पहले कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से पूछते, भैया तुमने ये आंकड़ा देख दिया, ये आंकड़ा देख दिया, ये आंकड़ा देख दिया। और जो नियमावली है रेलवे की, रोड सेक्टर में नहीं है इतना। किस प्रकार से जांच होगी, कितनी जांच होगी, किसकी ये जांच होगी, सिविल का आदमी ये बोलेगा, सिग्नलिंग का ये बोलेगा, लोगों का ये बोलेगा, सारे जांच के बाद ये होता है। और हम लोग काफिला इसको दोबारा ना होने, उसके लिए आगे। ठीक, तो मेरा यही संदेश है। एक मत है कि रेलवे को आगे बढ़ना चाहिए और रेलवे को सुरक्षित होना चाहिए, इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। सबने जब थे कोशिश किया और दृढ़ता से कार्य किया। मैं लालू जी के पीछे खड़ा था जब ऐसा हुआ था, ममता जी के पीछे खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। ये नहीं होना चाहिए कि साहब किसका है, रेलवे हमारी सबकी है, भारतीयों की है, और हमें सारा जोर लगा के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वीके दत्त साहब आपका, और बाकी सभी मेहमानों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस चर्चा में शरीक होने के लिए। सभी मेहमान आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ताल ठोक के मैं अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Zee News.